दोस्तों स्वागत है आप सभी का क्लास 12th फिजिक्स के पहले अध्याय के लेक्चर्स में। और आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इस चीज को यहाँ पर जानने से पहले यहाँ पर हमको जानना होगा कि निरक्षीय रेखा क्या होती है। दोस्तों क्या है कि जैसे ये जो हमारा अक्षीय रेखा था उसमें ये हमारा एक विद्युत द्विध्रुव होता था और इसी अक्ष में एक बिंदु P होता था और इस P बिंदु पर इस विद्युत द्विध्रुव के कारण हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालना होता था। तो ये हमारा एक ही अक्ष में होता था, अर्थात इसको हमने एक अक्षीय रेखा कहा गया था। अब यहाँ पर क्या है, निरक्षीय रेखा, यानी कि ये जो हमारा विद्युत द्विध्रुव है इसी अक्ष पर नहीं होगा बल्कि यहाँ पर कोई इस प्रकार से एक अक्ष होगा और यहाँ पर एक बिंदु P होगा और इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को यहाँ पर हमको ज्ञात करना होगा। तो इस चीज के बारे में यहाँ पर हमने कुछ बातें मान रखी हैं और इसी के हिसाब से यहाँ पर हम पूरा एक फिगर ड्रा करेंगे और उसके बाद में हम सारी बातों को प्रूव करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है, माना एक विद्युत द्विध्रुव इस प्रकार व्यवस्थित है जिसका मध्य बिंदु O है। यानी कि यहाँ पर हम एक विद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। ये हमारा एक विद्युत द्विध्रुव है कुछ इस प्रकार से, इसका हम नाम दे देते हैं A और B और इसका मध्य बिंदु जो हमारा है वो क्या है, O। यहाँ पर एक विद्युत द्विध्रुव इस प्रकार व्यवस्थित है, यानी ये भी एक विद्युत द्विध्रुव है जो व्यवस्थित इस प्रकार है जिसका मध्य बिंदु O है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर है तथा O के लंब रेखा पर R दूरी पर एक बिंदु P है। यानी कि ये जो बिंदु O है इस O के लंब रेखा पर ऊपर की ओर कोई एक बिंदु यहाँ पर P है और इस P बिंदु पर ये जो हमारी O से R दूरी पर एक बिंदु P है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर क्या है कि O से R दूरी पर इसी के लंब रेखा पर एक बिंदु यहाँ पर P है और इस P बिंदु पर इस A और B ये जो हमारा विद्युत द्विध्रुव है इस द्विध्रुव के कारण इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो यहाँ पर हमने लिखा है जहां द्विध्रुव के आवेश -q तथा +q, यानी कि यहाँ पर जो द्विध्रुव का आवेश है वो हमारा है -q और दूसरा है +q और इनके बीच की अल्प दूरी 2l है। अर्थात यहाँ पर जो इनके बीच की दूरी है यहाँ से लेकर और यहाँ तक की जो दूरी है ये हमारी है 2l। अब यहाँ पर मैं आपसे बताना चाहूंगा कि अगर इस -q यानी इस A से लेकर B तक की दूरी हमारी 2l है और इस AB का मध्य बिंदु O है, तो यहाँ पर अगर हम इस वाले भाग की बात करें तो ये जो दूरी होगी ये इसकी आधी होगी, अर्थात 2l की आधी हमारी l हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार से इस तरफ की बात करेंगे तो यहाँ पर जो ये दूरी है ये भी l हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि ये दूरी हमारी 2l है और O बिंदु मध्य में स्थित है, तो यहाँ पर आधी दूरी हो गई और यहाँ पर आधी दूरी हो गई। ये इतनी बात हो गई। अब एक चीज यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि चूंकि यहाँ पर l का मान दिया है, यानी कि ये आधार का मान दे दिया गया और यहाँ पर लंब की मान दे दी गई। अगर हम इस चीज को लाकर इस बिंदु से मिला दें तो यहाँ पर ये हमारा कर्ण तैयार हो जाएगा। तो हमें जब लंब दिया है, आधार दिया है, तो कर्ण को हम निकाल सकते हैं। चूंकि हमको सूत्र पता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये सूत्र होता है। तो यहाँ पर कर्ण का जो मान है यहाँ पर AB है, AP है, अर्थात AP स्क्वायर बराबर लंब हमारा क्या होगा, R होगा, तो यहाँ पर R स्क्वायर हो गया, प्लस लगा है प्लस लगाएंगे, आधार क्या है l है तो यहाँ पर l और स्क्वायर लगा है स्क्वायर लगाएंगे। अब यहाँ पर स्क्वायर है तो इस स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो वहां पर रूट में हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर हो जाएगा √R स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। तो AP का मान हमारा कुछ ये आ गया, यानी कि ये जो हमारा कर्ण है इस कर्ण की जो लंबाई होगी वो होगी √R स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। तो यहाँ पर इसका मान हम यहाँ पर लिख देते हैं √R स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ये हो गया। ठीक इसी प्रकार से अगर हम इस बिंदु से लेकर और इस -q तक एक रेखा खींच दें
तो ये भी हमारा कर्ण तैयार होगा। और यहाँ पर भी जो आधार है वो यल है और जो लंब है वो आर है। तो कुल मिलाकर यहाँ की जो ये कर्ण वाली दूरी होगी ये भी हमारी यही दूरी हो जाएगी, अर्थात आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। इतनी बातें यहाँ पर हमको पता चल गई। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इस माइनस क्यू के कारण इस पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं और इस प्लस क्यू के कारण इस पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करते हैं। लेकिन इससे पहले यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस माइनस क्यू के कारण यहाँ पर इस पी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसकी जो डायरेक्शन होगी वो कुछ इस प्रकार से अंदर की तरफ होगी। क्यों होगी? क्योंकि हमने बता रखा है आप सभी को कि यहाँ पर एक प्लस आवेश हो और यहाँ पर माइनस आवेश हो, तो यहाँ पर जो विद्युत बल रेखाएं चलती हैं वो कैसे चलती हैं, वो कुछ इस प्रकार से चलती हैं, यानी कि ये प्लस से चलकर माइनस पर जाकर समाप्त होती हैं। तो जब भी विद्युत बल रेखाएं जब माइनस की ओर चलती हैं तो यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, माइनस के लिए माइनस की तरफ होगी। और अगर इस प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें तो इसका डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से ऊपर की ओर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जैसे अभी हमने बताया कि प्लस से अब जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो चलती हैं, अर्थात इस प्लस से विद्युत बल रेखाएं चली और ऊपर की तरफ इसका डायरेक्शन होगा और जो माइनस क्यू के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डायरेक्शन होगा वो अंदर की तरफ होगा। अब यहाँ पर हम E1 और E2 का मान निकाल लेते हैं, अर्थात इस माइनस क्यू के कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालते हैं और इस प्लस क्यू के कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। तो हमको यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र पता है, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान आर स्क्वायर, यही होता है हमारे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। तो यहाँ पर अगर हम लिखें, जैसे कि यहाँ पर हम E1 की बात करें, अर्थात इस माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q। तो यहाँ पर हमारा आवेश Q है तो Q हो गया अपान, यहाँ पर क्या हो जाएगा नीचे यहाँ पर जो दूरी है वो क्या है, दूरी यहाँ पर क्या है हमारी आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, यानी कि इसकी P से दूरी कितनी है आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर अंडर रूट में। तो यहाँ पर क्या है कि अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर का जब होल स्क्वायर किया जाएगा तो ये जो रूट है ये हट जाएगा, यानी कि यहाँ पर केवल और केवल आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, ये हमको मिल जाएगा और ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। यानी कि इस माइनस क्यू के कारण इस पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर हम इस प्लस Q के कारण इस पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालते हैं, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा E2 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान, यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर भी जो दूरी का मान है यानी B से लेकर P तक की दूरी है वो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर होता है और जो बीच की दूरी होती है अर्थात हमारा आर स्क्वायर होता है। तो जब हम आर का मान इतना रखेंगे और उसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा, तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो मिलेगा आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर ये मिल जाएगा। तो यहाँ पर एक इक्वेशन नंबर फर्स्ट मिल गया। अब यहीं पर अगर हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को जोड़ दें, अर्थात यहाँ पर अगर हम E1 प्लस E2 का मान निकालें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुल मिलाकर यहाँ पर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है ये मान और ये मान दोनों मान यहाँ पर बराबर हैं, तो कुल मिलाकर ये मान हमारा तैयार हो जाएगा। तो इस चीज को अभी हम जब हल करेंगे तो डायरेक्ट उसी में लिख लेंगे, यहाँ पर हम बढ़ाते नहीं है लाइन को। तो हमको क्या मिला, E1 और E2 का मान मिल गया। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि अब हम इसको इसके समांतर घटकों में और लंबवत घटकों में यहाँ पर लिख देते हैं, यानी कि यहाँ पर समांतर घटकों में हम वियोजित कर देते हैं इस चीज को और लंबवत घटकों में वियोजित कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब हम लंबवत घटक में वियोजित करेंगे तो उसको साइन थीटा से लिया जाएगा और जब हम इस चीज को समांतर घटक में वियोजित करेंगे तो कुल मिलाकर जो हमारा मान होगा वो लिया जाएगा कॉस थीटा में। तो अगर हम लंबवत की बात करें तो इस माइनस क्यू के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होगा वो कुछ लंबवत इस प्रकार से होगा, अर्थात यहाँ पर जो हो जाएगा E1
साइन थीटा, यानी कि ये जो हमारा मान है इसको अगर हम थीटा मान लें और इस कोण को अगर हम थीटा मान लें तो कुल मिलाकर यहाँ पर क्या हो जाएगा E1 साइन थीटा। उसके बाद में इस प्लस क्यू के कारण जो हमारा होगा वो क्या हो जाएगा E2 साइन थीटा, E2 साइन थीटा। ये इतनी बात हो जाएगी। उसके बाद में अगर हम इस चीज को समांतर घटक में विभाजित करें तो समांतर घटक में जो इसका मान होगा वो कुछ इस प्रकार से बीच में आएगा और यहाँ पर क्या होगा कि माइनस क्यू के कारण जो समांतर घटक विभाजित होगा वो भी इसी लाइन में आएगा, इसी डायरेक्शन में, और इस प्लस क्यू के कारण जो समांतर घटक में हम विभाजित करेंगे तो यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र का मान आएगा वो इसी डायरेक्शन में आएगा, अर्थात इसी पॉइंट पर दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। यानी कि यहाँ पर E1 cos थीटा होगा और यहाँ पर E2 cos थीटा होगा। यानी इसी जो हमारी ये लाइन है ये वाली, इसी लाइन पर हमारा इस माइनस क्यू के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी समांतर में तो ये हमारा हो जाएगा, और ये जो हमारा प्लस क्यू के कारण अगर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का यहाँ पर मान देखेंगे तो यहाँ पर हमारा इसी लाइन पर पड़ेगा। तो कुल मिलाकर E1 cos थीटा और E2 cos थीटा दोनों एक ही लाइन पर पड़ जाएगा। अब विशेष ध्यान दो, यहाँ पर क्या है कि ये जो E1 साइन थीटा है इसका डायरेक्शन ऊपर की ओर है और यहीं पर ये जो हमारा E2 साइन थीटा है उसका डायरेक्शन नीचे की तरफ है। लेकिन यहाँ पर E1 और E2 का मान बराबर आया है, अर्थात यहाँ पर अगर जो E1 का मान अगर 5 है तो E2 का मान भी 5 होगा, यानी हमारा दोनों मान बराबर आया है। तो 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है, लेकिन इसका डायरेक्शन अलग है, अर्थात एक माइनस में होगा और एक प्लस में होगा, तो ये दोनों कट जाएंगे। अर्थात ये जो हमारा लंबवत घटक होगा ये हमारा यहाँ से खत्म हो जाएगा, अर्थात ये कट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसका जो डायरेक्शन है वो क्या है, विपरीत साइड में है। तो ये हमारा जो साइन थीटा वाला मामला था वो यहाँ पर खत्म हो गया। अब यहाँ पर अगर हमको इस P बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालना है तो यहाँ पर क्या करेंगे कि इसका हम योग कर देंगे, अर्थात E1 cos थीटा और E2 cos थीटा को जोड़ देंगे और इस P बिंदु पर इस विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान जो है वो हमको यहाँ पर मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर हम टोटल E इक्वल टू करें तो क्या हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ये हमारा हो जाएगा। यानी कि हम क्या किए, इस E1 cos थीटा और E2 cos थीटा को अगर जोड़ देंगे तो इस P बिंदु पर इस विद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने बातें इस प्रकार से लिख ली। अब यहाँ पर क्या है कि E इक्वल टू हम क्या करेंगे E1, यहाँ पर अगर हम cos थीटा का मान ले लें अर्थात cos थीटा यहाँ पर बाहर कर लें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा E1 प्लस E2, ये हमारा हो जाएगा। और E1 प्लस E2 का मान हमारा क्या था 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान R प्लस L, इस प्रकार से था। यानी कि ये जो हमारा E1 और E2 था इन दोनों को जब जोड़ा गया तो यहाँ पर 2 आ गया। क्यों? क्योंकि ये दोनों मान दोनों समान है, यानी कि सेम तरीके से हैं। तो यहाँ पर हम अब मान रख देंगे इस चीज का, इसको हम स्टार मान लेते हैं। स्टार से जब हम मान रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा cos थीटा और E1 प्लस E2 का मान यहाँ पर हमको मिला है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये हमको मिल जाएगा। अब इस चीज में हम क्या करेंगे, ये जो हमारा cos थीटा है अर्थात यहाँ से अगर cos थीटा की बात करें तो यहाँ पर cos थीटा में हमारा जो आता है वो क्या होता है आधार बटे कर्ण, यानी कि आधार हमारा L हो जाएगा और कर्ण हमारा R हो जाएगा। यहाँ पर हम आगे इस तरफ बात करते हैं, यानी कि टोटल E इक्वल टू जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा cos थीटा के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, पहले यहाँ पर हम बता दें cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार हमारा कितना है L, यहाँ पर L हो जाएगा और उसके बाद में यहाँ पर ये जो कर्ण है कर्ण का मान हमारा है √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो नीचे हमारा हो जाएगा कर्ण के स्थान पर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब यहाँ पर ये जो cos थीटा है, यानी कि ये जो cos थीटा है इस cos थीटा के स्थान पर हम लिख सकते हैं L अपान √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो हमारा आगे का पद होगा वो क्या होगा
यल अपान आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, इस प्रकार से हो जाएगा। उसके बाद में 2 अंदर हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा। अब जब हम इसको हल करेंगे तो चूंकि हमको पता है P इजिकल टू होता है 2QL, यानी कि जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र होता है वो होता है P इजिकल टू 2QL। इस चीज को हमने प्रूव करा कर रखा है। तो इस 2QL ऊपर देखें तो यहाँ पर 2QL लिखा है, तो 2QL के स्थान पर पूरा हम क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं। तो ऊपर हम P लिख देंगे तो E इजिकल टू हो जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P। 2QL के स्थान पर P हो गया बटे में। इस चीज को और इस चीज को जब हल करेंगे तो क्या होगा, इस चीज का मतलब हो गया आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर के घाते 1/2, और इसका मतलब हो गया आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर के घाते 1। जब हम इन दोनों को हल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर के घाते 1, यहाँ पर 3/2 हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पर हमारा हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर के घाते 3/2, ये इतनी बात हो गई। अब एक चीज मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि ये जो यल है, ये यल चूंकि ये जो हमारा माइनस क्यू और प्लस क्यू है विद्युत द्विध्रुव में, इसका जो अल्प दूरी है वो क्या है, 2L है। 2L बहुत ही ज्यादा छोटी दूरी, बहुत ही ज्यादा कम दूरी है इस R के अपेक्षा में। और जब हम इसका आधा कर देंगे अर्थात यल की केवल बात करेंगे तो यल तो और ही छोटी हो जाएगी, अर्थात यहाँ पर जो यल है ये बहुत ही ज्यादा छोटी है हमारी R से, यानी इस R से यल बहुत ही ज्यादा छोटी है। इसलिए इस यल को नेग्लेक्ट कर देने पर अर्थात इस यल को छोड़ देने पर हमको मिल जाएगा E इजिकल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P अपान, जब हम यल स्क्वायर को हटा देंगे तो कुल मिलाकर यहाँ पर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, कुल मिलाकर R के घाते 3 बचेगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, R के घाते 3। और ये जो हमारा सूत्र यहाँ पर मिलकर तैयार हुआ, यही सूत्र है निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। यानी कि अगर हमको विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालना होगा तो इस सूत्र को आप लगाकर तुरंत के तुरंत मान को निकाल पाएंगे। तो ये हमारा रहा आज का वीडियो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और दोस्तों यदि आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों बस यहीं पर दीजिए इजाजत। जय हिंद।